कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी की औपचारिक ताजपोशी की आज से शुरुआत हो गई। गुजरात में चुनाव प्रचार से वक्त निकालकर राहुल गांधी ने आज कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। राहुल गांधी फिलहाल कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। उनको कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की मांग लंबे समय से चल रही थी। आज उन्होंने कांग्रेस के दिग्गजों की मौजूदगी में अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया। कांग्रेस में 18 साल बाद होने जा रहे अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए राहुल गांधी के मुकाबले कोई नजर नहीं आ रहा। ऐसे में राहुल गांधी का अध्यक्ष चुना जाना तय है। नेहरू गांधी परिवार से राहुल गांधी चौथी पीढ़ी के 5वें नेता होंगे जो कांग्रेस अध्यक्ष पद का भार संभालेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के नामांकन दाखिल करने के बाद इस पर राजनीति भी तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के धर्मपुर में चुनावी रैली में इस पर तीखी टिप्पणी की। किसी का सत्ता पर आने का मतलब है कि बादशाह की औलाद का बैठना। ये औरंगजेब राज उनको मुबारक। मोदी जी श्री राहुल गांधी जी के फोबिया से ग्रस्त क्यों हैं? मोदी जी इतने बौखलाए, झुंझलाए और तिलमिलाए हुए क्यों हैं? मोदी जी का शहजादा और शौर्य प्रेम तो अब जग जाहिर है। राहुल गांधी के बहाने कांग्रेस में वंशवाद पर हमला कांग्रेस के अंदर से ही शुरू हुआ। महाराष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला पार्टी अध्यक्ष पद को इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन बता चुके हैं, जबकि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता मणिशंकर अय्यर ने ही अध्यक्ष पद पर राहुल गांधी के चुनाव की तुलना मुगल काल से कर दी। हालांकि अय्यर ने बाद में सफाई भी दी कि उनकी बात को गलत ढंग से पेश किया गया। ये एक आम चुनाव है, जैसा कि चुनाव समझा जाता है एक लोकतंत्र में, तो उसके जरिए हम आए हैं और लगता है कि सभी लोग राहुल जी को चाहते हैं। तो जबकि अब सभी जानते हैं, तो जो चाहता है कि उनके खिलाफ लड़े वो आए, उनका स्वागत है, वो करे अपना। मुझे घोर आपत्ति है कि आप इसको नामांकन कह रहे हैं, इलेक्शन प्रोसेस कह रहे हैं। ये दरअसल एक ताजपोशी है। तो मैं आदरणीय राहुल गांधी जी से कहूंगा कि उनके दरबारी ताज लेकर खड़े रहें और उनको गेट पर पहुंचने पर ताज पहना दे। श्रीमती सोनिया गांधी जी के बाद कोई अध्यक्ष बनेगा तो राहुल गांधी बनेगा। ये कोई लोकतांत्रिक पार्टी तो है नहीं। जो वंशवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं तो उनमें तो यही होना है। कांग्रेस के नेता जब इस बात को कहने लगे हैं तो एक औपचारिकताएं केवल पूर्ण की जा रही हैं। देखो, उनकी पार्टी के मालिक है, वो एलिवेशन हो रहा है या नॉमिनेशन हो रहा है, ये उनके अंदरूनी मामला है। लेकिन उनकी चुनाव आयोग की बाध्यता के कारण उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। वो लोग शायद इस प्रकार की एक रचना उन्होंने बनाई है। लेकिन मूलभूत बात है कि देश की इतनी बड़ी पार्टी की आंतरिक प्रजातंत्र नहीं बचा है। एक जबरन एक ढोंग रचा जा रहा है। ये और हम तय कर लिए और हम अपनी अंदरूनी बात है कांग्रेस की और हम चुनाव में आ रहे हैं, तो उनकी क्या प्रॉब्लम है? जाओ अपना गुजरात इलेक्शन देखते जाओ। 11 बार तुम घूमे हो विंटर सेशन को वायदा करके, तो बहुत बाद में देखा जाएगा क्या होगा। भाजपा में चुनाव कैसे होता है, कब होता है, कौन करता है, कौन उम्मीदवार है, कौन मतदाता है, ये आज तक किसी को पता ही नहीं पड़ा है। बहुत बड़ा रहस्य है। और कांग्रेस पार्टी में जो चुनाव हो रहा है बड़ा ओपन हो रहा है, ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा है। कोई भी चुनाव लड़ सकता है। लेकिन अगर हम सब मिलकर राहुल गांधी जी का नामांकन भर रहे हैं तो भाजपा के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? तो आजादी के बाद चौथी पीढ़ी अब कांग्रेस अध्यक्ष पद का भार संभालने जा रही है और सवाल दोनों तरफ से उठ रहे हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए जीवीएल नरसिम्हा राव, कांग्रेस के बीजेपी के प्रवक्ता, माफ कीजिएगा, जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अखिलेश जी पर जाऊं उससे पहले जीवीएल, मेरे पास आपके लिए सवाल है, क्योंकि मैं सचिन को भी सुन रहा था, सचिन पायलट को, और आज पीएम को भी सुना, तो मेरे मन में ये सवाल था। पीएम ने कहा कि जहांगीर की जगह शाहजहां, शाहजहां की जगह औरंगजेब जैसे बिना चुनाव के बादशाह बने थे, वैसे ही उनके अध्यक्ष के लिए चुनाव की जरूरत नहीं। कांग्रेस को उनका औरंगजेब राज मुबारक। हमारे लिए देश की 125 करोड़ जनता सर्वोपरि है। मेरा सवाल यह है कि आप मेरी जानकारी के लिए, शायद एनके सिंह जी की भी जानकारी थोड़ी बढ़े, अखिलेश जी की भी थोड़ी बढ़े, अगर आप ये बता सकें कि बीजेपी में जो पिछले तमाम अध्यक्ष हुए उनके लिए चुनाव कैसे हुआ, नॉमिनेशन कब दाखिल हुआ, कौन कौन चुनाव में था, अमित शाह के खिलाफ कौन कौन चुनाव में था, उतरा था, कितने वोट किसको मिले थे, क्या हुआ था?
सुशांत जी, ये प्रश्न पूछना जायज है, बट लेकिन हमारे पार्टी में आप हर स्तर पर चुनाव होता है और राष्ट्रीय स्तर पर यदि चुनाव नहीं हुआ, सर्वसम्मति से चुनाया गया, आखिरी समय तक एक कम से कम एक अटेम्प्ट तो था। पिछले बार जब नितिन गडकरी जी राष्ट्राध्यक्ष बनने जा रहे थे तो दूसरे लोग भी शामिल होने के लिए तैयार हो गए। अंत में एक राय बन गया। पर चुनाव हुआ क्या सर? पीएम चुनाव की बात कर रहे थे, चुनाव हुआ क्या? पिता अमित शाह जी के पिताजी का नाम क्या है बताइए? नहीं, आप बड़े पत्रकार हैं सर। मुद्दा ये नहीं है कि अमित शाह के पिताजी राजनीति में थे या नहीं थे। मुद्दा ये है पीएम ने कहा कि कोई चुनाव नहीं हो रहा, इसलिए ये गलत है। आपकी पार्टी में चुनाव है क्या? सुन लीजिए, नहीं, राजनाथ सिंह जी के पिताजी का नाम क्या बताइए? अमित शाह जी का पिताजी का नाम क्या है? नितिन गडकरी जी के पिताजी का नाम क्या है? मैं तीन राष्ट्रीय उनके पिता का नाम एनके सिंह साहब कह रहे हैं, उनके पिता का नाम संघ है, आरएसएस। नहीं, देखिए, एक संगठन होना, एक परिवार होना, इसमें बहुत अंतर है। किसी एक मुगल डायनास्टी की तरह एक के बेटा दूसरे के बेटा अगले पीढ़ी, ये 4 पीढ़ी में ये जो सिलसिला चल रहा है नहीं जीवीएल, लेकिन इसी कांग्रेस में नरसिम्हा राव भी अध्यक्ष रहे, सीताराम केसरी भी अध्यक्ष रहे। सीताराम केसरी ने तो बकायदा चुनाव भी जीता, वो भी हमने देखा था। कामराज रहे। और उसके बाद अगर राहुल गांधी बन रहे हैं और उनके खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो इसमें राहुल गांधी का क्या दोष है? अमित शाह के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हुआ, अमित शाह का कोई दोष नहीं। वैसे राहुल गांधी के खिलाफ कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो राहुल गांधी का क्या दोष है? नहीं, यहां खड़े होने चाह रहे थे, लोगों को जबरन पार्टी से निकालने की बात हो रही थी। ये आपको कैसे पता चला? पार्टी के अंदर से लोग कह रहे हैं हम चुनाव लड़ना चाहते, आपके चैनल पर भी कह रहे थे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हमें कहा जा रहा है कि हम पार्टी में है ही नहीं। तो अचानक जब सूट करता है पार्टी में है, जब सूट नहीं करता है कोई पार्टी में नहीं है। ठीक है। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मुझे अब ये बताइए, बीजेपी का पक्ष तो मैंने सुन लिया, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है कि उनके खुद की पार्टी में चुनाव क्यों नहीं होता। लेकिन मुझे ये बताइए कि एक कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी के उपाध्यक्ष रहते हुए, सोनिया गांधी के अध्यक्ष रहते हुए लगातार चुनाव पे चुनाव हार रही है, कुछ चुनाव को छोड़ दे तो फिर राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने का क्राइटेरिया क्या है? क्यों उन्हें अध्यक्ष बनाया जा रहा है? परफॉर्मेंस तो नहीं हो सकता। देखिए, मैं आपके सवाल के जवाब में हम अपने भाजपा के साथी का काफी हास्यास्पद बयान और अजीबोगरीब जवाब मैंने सुना। आपकी आवाज मुझे इको कर रही है, थोड़ा ठीक भी करा दीजिएगा। अच्छा। दूसरी बात, हम अपने पार्टी का नेतृत्व चुन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी चुन रही है, तो दूसरे किसी को, चाहे आप हो चाहे कोई और दल हो, परेशान क्यों है? मैं आपको याद दिलाऊं, 130 वर्ष की कांग्रेस पार्टी है। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी और सोनिया जी, इस सब मिला के हमको लगता है 35-40 साल से ज्यादा लोग अध्यक्ष नहीं रहे, 80-90 साल दूसरे लोग ही अध्यक्ष रहे। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं आपको दिला दूं, बीजेपी आज परेशान क्यों है? ये बोल रहे कि कोई पर्चा दाखिला करना चाहता है जिसके प्रवक्ता मोदी जी बने हैं। हमारे पार्टी के एक प्रदेश के एक छोटे से नेता के प्रवक्ता आज मोदी जी बने हैं, उसका शाहजादा इनको पसंद है, जो 50,000 से 80 करोड़ कर देता है, उसी तरह के शाहजादे की बात ये करते हैं। 2004 में भी बीजेपी और मीडिया के लोगों को यही गलतफहमी थी कि अटल जी अजेय हैं, कोई उन्हें पराजित नहीं कर पाएगा, सोनिया जी के बस का नहीं है। और क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, बहुत अच्छी 10 साल तक हम हुकूमत किए, देश को दुनिया के परचम पे ले गए, और आज वही इतिहास फिर दोहराने जा रहा है। अखिलेश जी, आज वही बीजेपी, अखिलेश जी, हम लोकसभा चुनाव पे अभी नहीं जा रहे हैं और मैंने आपको पूरा बोलने का मौका दिया। ये मत कहिएगा कि मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया। ठीक है अखिलेश जी, अब मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मेरा सवाल यह था कि राहुल गांधी अगर अध्यक्ष बन रहे हैं तो इसके पीछे की वजह क्या है? एक पार्टी जो लगातार हार रही है उसमें उसका उपाध्यक्ष अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी क्यों संभालने जा रहा है? देखिए, अमित शाह के अध्यक्ष रहते हुए बीजेपी जीत रही है, तो भले वो चुने न गए हों लेकिन कोई सवाल नहीं उठा रहा। लेकिन आपकी पार्टी हार रही है, इसलिए लोग पूछ रहे हैं कि जो उपाध्यक्ष के रहते हुए पार्टी हार रही है वो अध्यक्ष क्यों बन रहा है? मतलब सवालों के भी लाले पड़ गए आप लोगों के।
हमारी पार्टी के 4 करोड़ लोग किसी को चुन रहे हैं, उन 4 पूरा ओपन है, कोई आगे भरे पर्चा रोका किसने है, लेकिन उस पे भी आपको आपत्ति है। तो उन 4 करोड़ लोगों का आप लोग अपमान कर रहे हैं जो इस तरह की बात उठा रहा है। आपके 4 करोड़ में कोई राहुल गांधी के अलावा है ही नहीं कांग्रेस पार्टी का जो इस पार्टी को जीत के ट्रैक पर ला सके। 4 करोड़ लोग में कोई नहीं है। वह सब ये आपको गलतफहमी है। ये वही तो मैंने कहा 2004 में भी इसी तरह की भाषा आप लोग बोलते थे। ये कोई सोनिया गांधी के अलावा कोई नहीं है। और क्या हुआ इनका है। हम कह रहे हैं कि अगर हमारा एक संगठन है, 4 करोड़ लोग उसके हैं, हम अपना मुखिया चुन रहे हैं, तो दूसरा क्यों परेशान हो रहा है? नहीं, आप अपने मुखिया चुनिए, लड़ना हो तो हमारे मुखिया चुनिए, डेलीगेट बन जाइए। मुखिया क्यों चुना जा रहा है, इस पर चर्चा तो होगी, क्योंकि आप इस देश में देखिए लोकतंत्र को जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है कि विपक्ष जीवित रहे। आप हारते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं, और उसके बावजूद उस शख्स को चुन रहे हैं जिसके राज में आप हार रहे हैं, तो सवाल उठेंगे। एनके सिंह साहब, मुझे ये बताइए, 1 मिनट अखिलेश जी, अब एनके सिंह साहब की एक प्रतिक्रिया लेने दीजिए मुझे कि इसमें जवाब दे रहा हूं। एक तो क्या बीजेपी जो है, क्या उसके पास ये अधिकार है कि वो कांग्रेस से ये सवाल पूछ सके जो आज पीएम पूछ रहे थे, और दूसरा राहुल गांधी का क्या दोष है अगर उनके सामने कोई खड़ा नहीं होता? नहीं, एक तो जो बेसिक सवाल किया जीवीएल नरसिम्हा राव जी ने, बहुत अच्छे तर्क देते हैं। यहां तो उन्होंने कहा कि अमित शाह का पिता कौन है नहीं मालूम है, लेकिन एक बात है, कुशाभाऊ ठाकरे, अमित शाह, जितने भी लोग रहे हैं उन सब की मां मालूम है। मां एक ही है, और मातृ संगठन जो है वो मां है, उसको आरएसएस कहते हैं। इसलिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से बहुत लाजमी नहीं है बीजेपी के लिए। संघ जो कहता है वो इसमें होता है, क्योंकि मातृ संगठन है, उसमें कोई गलत भी नहीं है। एक चीज और भी है कि कांग्रेस में एक 70 साल में अगर किसी नेहरू परिवार को 36% एवरेज वोट मिले हैं, एवरेज 70 साल का अगर आप लेंगे, आज वो कम हो गया है, 18% पे आ गया है, लेकिन एवरेज देखेंगे 70 साल से 36% रहे, जितना कि बीजेपी को नहीं रहा है 70 साल से। तो जाहिर है कि नेहरू परिवार को अगर जनता मान रही है तो इसमें गलत क्या है? एक पक्ष आपको यह भी समझना होगा कि भारत में लीडर सेंट्रिक पॉलिटिक्स चलती है। मायावती को वोट मिलते हैं, आप जरा बताइए कि मायावती का दूसरा आदमी कौन है? काशीराम थे तो काशीराम को मिलते थे, मुलायम सिंह को मिलते हैं, अखिलेश को मिलते हैं। तो ये पूरा का पूरा भारतीय जनमानस की बात है कि वो राजतंत्र से अभी भी प्रभावित है, लिहाजा जो लोग आते हैं आइडियोलॉजी का दो सवाल है। इसमें मेरे 2 सवाल है। आपने एक तो वोट मिलते हैं इसकी बात की, दूसरा आपने दूसरी पार्टियों का जिक्र किया। वोट में मेरा एक उदाहरण यह है कि आप एक वक्त याद कीजिए कि भारतीय क्रिकेट टीम की हालत यह होती थी कि उसके कम से कम 40% रन सचिन तेंदुलकर ही बनाया करते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वही हर वक्त कप्तान रहे। जब भारतीय टीम हारी तो उसके कप्तान बदले गए, चाहे सचिन तेंदुलकर कितने भी रन बनाते है। आपके क्वेश्चन में वो ये है कि जो टीम होती है वो जीतने के लिए खेलती है, और वहां प्रजातंत्र नहीं चलता कि वोट से चलेगा कि 11 ने अगर कह दिया कि साहब बॉल इधर से फेंका जाएगा तो उस समय विराट कोहली कुछ नहीं करेंगे। विराट कोहली वहां इसलिए चुना जा रहा है कि पब्लिक, हमने बताया ना कि मासेज, इंडियन मासेज अभी भी आइडियोलॉजी पे उतना ज्यादा नहीं है जितना लीडर सेंट्रिक होती हैं। आज मोदी जी को मिल रहा है, यही बीजेपी है 2009 में सिर्फ 18.6% पे थी। यही बीजी है, कोई नरेंद्र मोदी आता है, एक लीडर आता है और ये खींच के 31.3% पे ले जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज वो मोदी का ही चलेगा। मोदी जिसको चाहेंगे वो अध्यक्ष होगा, जिसको नहीं चाहेंगे वो बाहर होगा। बस आप मेरे पॉइंट पर आ गए सर। मैं ये कह रहा हूं समझ सकते कि अगर मोदी जी दिला रहे तो मोदी की चल रही है ना सर, आप ये कह रहे हैं। चल रही है। मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति के उपाध्यक्ष रहते, एक महिला के अध्यक्ष रहते, उस परिवार के कमान संभालते, अगर पार्टी नीचे जा रही है तो फिर किसी और की क्यों नहीं चल रही कांग्रेस में? ये तो मेरा सवाल है। जो जा रही है ये फैक्टर, आज कांग्रेस को जो फॉर्मेट अभी लिया है जिसमें दर मंदिर पे जा रहे हैं राहुल गांधी, यही लिबरल हिंदुइज्म का एक स्लॉट खाली है जो कि बीजेपी धीरे धीरे छोड़ रही, एग्रेसिव हिंदुइज्म पे जा रही है। ये स्लॉट खाली, और बहुत होशियारी से राहुल गांधी ने जो भी इनके रहे हैं, मैं पहली बार कहूंगा कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी बिल्कुल सफल है। लिबरल हिंदुइज्म की तरफ अगर कांग्रेस आज से 70 साल पहले चली गई होती तो स्पेस खाली ना होता। आज पहली बार राहुल गांधी को यह रियलाइज हुआ है कि ये जो दिग्विजय सिंह टाइप के लोग हैं ये पार्टी के लिए बहुत खतरनाक है। लिबरल हिंदुइज्म की तरफ आपको जाना पड़ेगा, मंदिर जाना पड़ेगा। ठीक है, ये राहुल गांधी ने किया है और यही वजह है कि आज एक अच्छा चैलेंज दे रहे हैं गुजरात में। जीवीएल, मुझे एक बात बताइए, जो एनके सिंह साहब भी कह रहे हैं
कि अगर कोई पार्टी आगे बढ़ रही है, अपने हिसाब से नेता चुन रही है और उनकी स्ट्रैटेजी अब ठीक हो रही है, तो उस व्यक्ति को क्यों ना आगे बढ़ाया जाए? नहीं, इसका क्या आधार है? इनके सिंह जी ने बयान दे दिया तो हम उस बयान को मान लें? ये किस प्रकार अभी तक लगातार 23, 24 चुनाव हारने के बाद यदि राहुल गांधी में वो काबिलियत दिख रही है, आपको लगता है मंदिर जाने से उन्होंने कोई विश्वसनीय बन गया? मैं मानता हूं एक्चुअली जो कुछ बचा था वो भी खो दिए हैं। राजनीति में सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है? विश्वसनीयता की, क्रेडिबिलिटी की, इंटेग्रिटी की, ऑनेस्टी की। इन किसी भी मापदंडों पर राहुल गांधी सही नहीं उतरते हैं और इस प्रकार का स्टंट करके, पॉलिटिकल स्टंट करके, पॉलिटिकल पिलग्रिमेज करके कभी हिंदुओं को आतंकवादी ठहराना, कभी भगवा के विरोध में इस प्रकार का जहर उगलना, तो उसके बाद बहुत ज्यादा शिवभक्त बन के प्रेम दिखाना, ये कोई फिल्मों में हो सकता है। एक फिल्म में एक किरदार, दूसरे फिल्म में दूसरे किरदार लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन निजी जीवन में या सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार जो 180 डिग्री जो जंप राहुल गांधी मार रहे हैं, इस प्रकार की बड़ी छलांग जो मार रहे हैं, इसको जनता विश्वसनीयता नहीं मानती है। ये अवसरवादिता होता है, मौका परस्ती राजनीति होता है। पर जीवीएल मुझे एक बात बताइए, लेने के जगह लेना पड़ता है। अगर राहुल गांधी मौका परस्त भी हैं, मेरा सवाल आपसे है, अभी मैं कुछ दिन पहले स्मृति ईरानी को सुन रहा था, वो कह रही थी अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा है क्योंकि बीजेपी को इससे फायदा ही होगा। अगर बीजेपी को फायदा होगा तो आप लोग इतना ज्यादा इसको लेकर परेशान क्यों हैं? पीएम को बयान क्यों देना पड़ रहा है? भाषण में उसका जिक्र क्यों करना पड़ रहा है? ये तो किसी और पार्टी का मसला था, आपको फायदा होना था, आप होने देते। नहीं सुशांत जी, आपको, मुझे लगता है देश के पत्रकारों को आंकलन करने में बहुत दिक्कत होती है। हम जितना राहुल गांधी जी को फोकस में रखते हैं हमारी उतना फायदा है। हम आज बहस में हम मना कर देते। सुन लीजिए, हम आज कहते आपको सुशांत जी, हम आपको कहते तो ये निजी विषय है कांग्रेस पार्टी का, हम बहस नहीं करेंगे, हम नहीं आएंगे, ये चर्चा नहीं होगा। राहुल गांधी के बारे में जब चर्चा नहीं होगा तो हमारे लिए फायदा कैसा होगा? तो इसलिए हम राहुल गांधी के हर विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं। मैं महाबहस में बड़ा सीधा सा मुद्दा यह है कि कांग्रेस अध्यक्ष अगर राहुल गांधी बनने जा रहे हैं तो क्या ये वंशवाद को बढ़ावा देना है और क्या बीजेपी इस पर सवाल उठा भी सकती है या नहीं उठा सकती? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं, माफ कीजिएगा बीजेपी के प्रवक्ता बने हुए हैं, अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए और इनके सिंह सीनियर जर्नलिस्ट। जीवीएल में माफी चाहूंगा, पता नहीं दूसरी बार निकल गया है कि आप कांग्रेस के प्रवक्ता बने हुए हैं। उम्मीद है आप भविष्य में कांग्रेस में जाने की तो नहीं सोच रहे होंगे। खैर अखिलेश जी, मुझे ये बताइए, ब्रेक पर जाने से पहले बहुत कुछ कहा है जीवीएल ने, मुझे पता है आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे होंगे। साथ ही एक बात जो वो और कह रहे थे कि ये उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है कि वो राहुल गांधी को चर्चा में बनाए रखे ताकि उनकी पार्टी को बढ़त मिले। आज काफी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं जीवीएल। मतलब हम विरोधी को चर्चा में बनाए रखना इनकी स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी है कि भय है कि मजबूरी है, तो दर्शक समझ लेंगे। और अभी तक आपका इको ठीक नहीं हुआ प्लीज। दूसरी बात देखिए, बार बार आप कह रहे हैं, आपका टैग लाइन भी है कि औरंगजेब का वंशवास। इस देश में एक ही वंश है और उसी का वंशवास चलता है, वो नागपुर का वंश, और उसी का वंशवास इस देश में चलता है। और वही जिसको बैठाता है गद्दी पर, वही गद्दी पे बैठते हैं। वहां कोई क्वेश्चन और क्वेरी नहीं होती है, न लोकतंत्र ने कहीं और है। एक सवाल आप पिछले बार जब ब्रेक के पहले हमसे कर रहे थे, जिसको मैं कहना चाहता था, आपने पूछा था कि क्यों राहुल गांधी ही क्यों? हाँ। सुशांत जी, ये क्यों होता है? ये तब होता है कि जब हमें उस व्यक्ति में भरोसा और विश्वास हो कि ये व्यक्ति ही या यही नेतृत्व शीर्ष पे पहुंचा सकता है, तभी ये होता है। और ये नहीं कि जो सत्ता में है, सिर्फ विपक्ष में भी जो लोग रहते हैं वो भी सत्ता में आते हैं, तो फिर आप कहेंगे फिर क्यों उसको लोग बनाए? आज राहुल जी हो चाहे सोनिया जी हो, हिंदुस्तान के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सबसे विश्वसनीय नेतृत्व है।
उनकी क्षमताओं पे सबसे ज्यादा विश्वास है लोगों को। अखिलेश जी, मुझे और दर्शकों को वो 3 पॉइंटर्स बताइए जिससे आपका ये विश्वास बनता है राहुल गांधी पर कि वो इन मुसीबतों से आप लोगों को निकाल लेंगे। 3 पॉइंट्स बता दीजिए सर। देखिए, सबसे पहला, सार्वजनिक जीवन में इंसान का सबसे बड़ा जो मानक जिसको आप गिनेंगे कि किससे गिनेंगे कि वो व्यक्ति जुबान का धनी है कि नहीं है, वो व्यक्ति सादा जीवन उस विचार का है कि नहीं है, वो व्यक्ति संगठन के लोगों की लेके चलता है कि नहीं चलता है, वो व्यक्ति सब अपने सत्ता के लिए वसूलों नीतियों से समझौता तो नहीं करता है। बहुत मानक 4-5 मैंने मुख्य मानक गिनाए, वो सब राहुल जी में है और वो कोई मोदी जी में नहीं है। न उनमें सादा जीवन उच्च विचार है, न उनमें जबान की कमिटमेंट है, न उनमें सत्य बोलने का कमिटमेंट है, न उनमें सबको साथ लेके चलने का कमिटमेंट है जो संगठन को चलने का कमिटमेंट होता है। मुझे ये बताइए अखिलेश जी, सारे मानक, मुझे एक बात बताइए, ये सारी बातें मुझे ऐसा लगता है अखिलेश प्रताप सिंह में भी है जी। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब यूपी में 100 दिन पूरे हुए थे योगी सरकार के, तो आपने एक बुकलेट जारी किया था जिसमें आपने बताया था कि क्या क्या वादे हुए और क्या क्या नहीं हुआ, जो कि मैंने आपकी तारीफ भी की थी कि बहुत रिसर्च के साथ आपने बनाया। अखिलेश जी, इसके लिए आप तारीफ के पात्र हैं। अगर आप मेहनत करते हैं, आप भी वही सादा जीवन जीते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत हाई फाई जीवन जी रहे हैं। आप क्या जो बोलते हैं वो करके नहीं दिखाते, ऐसा तो है नहीं। आप भी जो है वो संगठन में लोगों से मिलते हैं, उनको इतने सालों से समझते हैं। तो अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस अध्यक्ष क्यों नहीं हो सकते? वो इसलिए नहीं हो सकते कि मेरे जैसे लाखों लोग इस तरह की ईमानदारी से काम करने वाले हमारे संगठन में, लेकिन मेरा औरा वो राष्ट्रीय लेवल पे, जनमानस पे, हर जन में नहीं है, कांग्रेस के अलावा हर आदमी में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का मैं एक सामान्य सा व्यक्ति हुआ करता था, एक वर्कर। वो कांग्रेस पार्टी जब स्वतंत्र भारत का कभी भी जिक्र आएगा, उसका जिक्र आएगा, उस पार्टी का मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, मेरे लिए इससे बड़ी गर्व की बात क्या होगी? ठीक है, लेकिन मुझे भी, मेरे जैसे लाखों और लोगों को भी, और जो कांग्रेस में नहीं है सदस्य, उनको भी राहुल गांधी में यकीन है कि ये राहुल गांधी का जो विश्वसनीयता है, वो राहुल गांधी इस देश को इस जो मुसीबत सवाल एनके सिंह से ले लूं। सर, मैंने आपको अच्छा खासा वक्त दिया, निजात दिलाएंगे, ये सबको विश्वास। ठीक है एनके सिंह साहब, मेरा सवाल एक तो ये कि अगर ये ऑरा राहुल गांधी में है तो कांग्रेस पार्टी जीत की तरफ क्यों नहीं बढ़ पा रही? वो ऑरा जो है वो जीत में क्यों नहीं कन्वर्ट होता, लोगों को वोट देने में क्यों नहीं मतपेटी तक ला पाता या ईवीएम तक ला पाता? पहला ये। और दूसरा मेरा सवाल इसमें एक ये, अच्छा पहले इसका जवाब दीजिए। देखिए, बहुत सीधी सी बात है, मैं पॉलिटिकल स्पोक्स पर्सन क्या कह रहा है उस पर नहीं जाऊंगा। मैं आपको वो बताता हूं जो मेरा परसेप्शन है। आपको वो ऑरा नहीं दिखता? नहीं, वो ऑरा नहीं, बल्कि हम इन 3 नेगेटिव्स बता रहे हैं। इसलिए नहीं कि वो कमेंट कांग्रेस प्रवक्ता की तरफ से आ रहा है, अखिलेश जी हमारे मित्र हैं, लेकिन इसलिए कि जो मैंने परसीव किया है, राहुल गांधी में कंसिस्टेंसी अभी तक नहीं थी, पहली बार देखने में आ रही है। राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, जो कि जयपुर के भाषण में उन्होंने खुद कहा है। और तीसरा, सिचुएशन को टेलर करते हुए जो पॉलिसीज इंस्टेंट बनानी चाहिए, हमेशा राहुल गांधी उसमें नादारत रहे। ये 3 चीजें थी। अभी जो गुजरात का चुनाव आया है, इसमें थोड़ी कंसिस्टेंसी पहली बार दिखाई दी है। लेकिन यह कहना कि राहुल गांधी वोट नहीं था, 2009 तक यही बीजेपी है। 2009 तक कभी भी कांग्रेस से ऊपर बीजेपी को वोट नहीं मिले। जीवीएल तो सेफोलॉजी जानते हैं, उनको याद होगा 2009 तक हमेशा कांग्रेस ज्यादा रही बीजेपी से, 70 साल से। तो इसका मतलब है कि किसी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, नेहरू, इंदिरा गांधी, देवकांत बरुआ सबको वोट अगर दे रही है। बीजेपी में 19 साल से कोई एक अध्यक्ष तो नहीं है। नहीं, वही कह रहे हैं ना कि वो कांग्रेस से नीचे रही। इंट्रिंसिकली एक आइडियोलॉजिकल पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ये रिजॉल्व नहीं कर पाए कि हमारे सेक्युलरिज्म का नेचर क्या है। आज जब वो मंदिर जा रहे हैं तो जाहिर है जीवीएल सवाल करेंगे कि मंदिर आज क्यों, और अगर मंदिर तो मस्जिद क्यों नहीं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस स्लाइटली अपना राइट टर्न ले रही है। आप कंसिस्टेंसी यू टर्न तो नहीं है, राइट टर्न है। ये 90 डिग्री है, 180 नहीं है।
राहुल गांधी एक भाषण में बोल रहे थे कि गुजरात के 50 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार नहीं दिया मोदी जी ने। कुछ घंटे बाद दूसरे कार्यक्रम में गए, उन्होंने 30 लाख बेरोजगारों का जिक्र किया। अब वो सोशल मीडिया पे घूमने लगा कि ये कुछ ही घंटे में 20 लाख लोगों को नौकरी कैसे मिल गई। तो क्या ये जो बयानों में कंसिस्टेंसी आनी चाहिए वो आपको आती दिख रही है क्या? देखिए, राहुल गांधी कोई गणना तो करते नहीं है। हाँ। अच्छा, उनको इकोनॉमी आती भी नहीं है। 50 लाख पकड़ के चलते, 50 लाख अगर पकड़ के चलते, एक्चुअली वो कंफ्यूज हो जाएंगे। 50 और 30 में मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लेकिन ये नेताओं में अक्सर होता है कि स्पीच में नहीं, लेकिन 50 लाख अगर कहा है उन्होंने तो मेरे ख्याल से स्टिक करना चाहिए। इतना बड़ा इशू तो नहीं है। हाँ, अगर बेरोजगारी का बात उठा रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात उठा रहे हैं, तो नेचुरली बीजेपी को उसका जवाब देना है। जीवीएल में एक सवाल अखिलेश जी से पूछ रहा था, वही सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या जीवीएल नरसिम्हा राव को हम बीजेपी अध्यक्ष के पद पे देख सकते हैं क्या, या सिर्फ वही कुछ चेहरे हैं जो घूम फिर के बीजेपी के भी अध्यक्ष बन रहे हैं या बन सकते हैं, या जो लोग नागपुर के करीबी हैं वही अध्यक्ष बनते हैं? ये इसका इतिहास रहा है। सुशांत जी, हमारे पार्टी में आपके कितने समय पार्टी के लिए काम किए, किस किस अनुभव से आप ऊपर आए, ये बहुत मायने रखता है। जो आगे पिछला जो अध्यक्ष है, किसी को मालूम नहीं था ये लोग अध्यक्ष पार्टी के बन सकते हैं, और हमारा अगला अध्यक्ष कौन होगा इसकी किसी को कोई कल्पना नहीं है। बिल्कुल 2019 में क्या होगा, फिर अमित शाह जी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, कोई दूसरा चेहरा होगा, किसी को मालूम नहीं है। पर लेकिन जो जो बने हैं, जो कम से कम 30 साल 35 साल पार्टी में हर स्तर पे बूथ पे कार्यकर्ता के स्तर से लेकर स्टेट लेवल पे राष्ट्रीय स्तर पर काम करके अंत में ये बने थे। सीधा किसी को महामंत्री नहीं बनाया पार्टी ने, किसी को उपाध्यक्ष नहीं बनाया केंद्र। इसमें देखिए, इसमें राहुल गांधी ने भी मनमोहन सिंह कैबिनेट में शामिल होने से मना कर दिया था कि मैं अभी और थोड़ा अनुभव लेना चाहता हूं। ये बात नहीं बोलिए सर। नहीं, लेकिन सुशांत जी वो तो अकाउंटेबिलिटी, वो तो पूरे सरकार के मालिक थे, तो रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में था। सुशांत जी, मैं एक जवाब दे रहा हूं। अच्छा, एक जवाब ले लीजिए। पूछ रहे अमित शाह के लिए क्या है? राहुल गांधी जी के एक मिनट मुझे कंप्लीट तो करने दीजिए। राहुल गांधी जी के खिलाफ उनके अनुमति के बिना या उनके खिलाफ कोई निर्णय करने का कोई साहस था मनमोहन सिंह जी में? जिस प्रकार उन्होंने ऑर्डिनेंस पूरा पब्लिक व्यू में पढ़ा, क्या प्रधानमंत्री जी की क्या हैसियत है उस सरकार में? आपके पार्टी में किसमें हिम्मत है मोदी जी के खिलाफ जाने की, ये बता दीजिए। हाँ, दोबारा बताइए। उन्होंने तो अपने प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ दिया। आप में हिम्मत है कि अगर आपको कोई चीज गलत लग रही हो? कितने बीजेपी के नेता स्टूडियो के बाहर अगर मिलेंगे तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कहते हैं उनको ठीक नहीं लग रही, लेकिन वो क्या सार्वजनिक मंच पे कहते हैं? बहुत लोग कहते हैं नहीं, आप उसी को देखिए आप उसी यशवंत सिन्हा और शत्रुघ्न सिन्हा को छोड़ के पूछा। हमारे बड़े बड़े नेता, तो आपके नाम शत्रुघ्न सिन्हा जी भी कितने बयान दिए हैं। हाँ, उनको छोड़ के और बता दीजिए ना सर। पार्टी के सदस्य नहीं है आज भी। चलिए, मेरे पास 1 मिनट है सर, मैं अखिलेश जी का एक रिस्पांस ले लूं। मेरे पास सिर्फ 1 मिनट है। मुझे बताने, सुशांत जी देखिए, सुन लीजिए सुशांत जी। अखिलेश जी बोल लीजिए प्लीज। नहीं, आपने सवाल पूछा तो सुशांत जी सुनिए। हो गया भाई, आप बोले तो मैं चुप हो गया। रुकिए सुशांत जी, इनको आप म्यूट कर दीजिए। देखिए मेरा इको आपका इको अभी तक नहीं ठीक हुआ। सुशांत जी, अगर इतना ही इनको मोदी जी को लिबरल और दूसरे के कंट्रोल से दूसरे को बता रहे कि रिमोट से चलाते थे, तो आडवाणी जी को आप बना के रिमोट से क्यों नहीं चला देते? क्यों नहीं कि कसमें तो खाते थे कि पूरा जीवन आडवाणी जी के लिए, और किस मंत्री को आपका चपरासी रखने तक का अधिकार नहीं है? और तीसरी बात, मैं एक बात बताऊं, प्रधानी के पद पे भी लोग कुर्बानी नहीं देते हैं। सोनिया जी को 3 बार प्रधानमंत्री पद मिलने का अवसर आया, उन्होंने सत्ता उनके बल पे वापस आई और वो प्रधानमंत्री का पद किसी और को दिया। राहुल जी जब दूसरी बार चाहते यूपीए में तो प्रधानमंत्री बन सकते, लेकिन राहुल जी ने अध्यक्ष का पद किसी और को नहीं दिया सर। मेरे पास इतना ही वक्त था, मैं माफी चाहूंगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया। वक्त तय करेगा कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का फैसला क्या जल्दबाजी में लिया गया फैसला है, क्या परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने का नतीजा है। लेकिन राहुल गांधी धीरे धीरे अब राजनीति को समझ रहे हैं, इसको लेकर बहुत सारे लोग कहने लगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव हो रहे हैं, अग्रेसिव हो रहे हैं।
क्या बीजेपी को इससे डर लगता है, नहीं लगता है? गुजरात चुनाव के नतीजों के बाद बहुत तस्वीर साफ होगी और आने वाले वक्त में भी तस्वीर साफ हो जाएगी। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। महाबहस में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।